कांग्रेस ने खैरागढ़ उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उपचुनाव के लिए यशोदा वर्मा कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और जनता कांग्रेस तीनों ही अपने अपने स्तर पर लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 24 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप एक महिला उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया गया है। यशोदा वर्मा सरकार के कामों के दम पर जीत का दावा कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ हम सभी नामांकन में शामिल होंगे और ये चौथी बार उपचुनाव में भी हम जीतेंगे। तो सभी विधायक ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोर टिकट के लिए अब सबके प्रयास से मोला बड़ा विश्वास है प्रदेश के मुख्य हाईकमान हम टिकट दे है और मैं यहाँ मुख्यमंत्री के विश्वास में खरा उतरूँ, ऐसे विकास के काम करूँ। मुख्यमंत्री के जो योजना है, जो गरीब मजदूर किसान के जिन योजना है ओला मैं यहाँ हर गांव में हर गरीब किसान सबके बीच में जाके सरकार के योजना ला बताऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा योजना के लाभ दिला के पूरा प्रयास करूँ। हमारी प्रत्याशी खैरागढ़ में यशोदा वर्मा होंगी और कल हम विधिवत नामांकन राजनांदगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम कल विधिवत नामांकन करेंगे। कल से ही हम लोग चुनाव के प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और हम खैरागढ़ उपचुनाव दमदारी के साथ लड़ेंगे और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में 71वां सीट खैरागढ़ होगा। कांग्रेस ने जिस तरह से महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, इससे एक बात साफ है कि बीजेपी लोकेश्वरी जंघेल या कोमल जंघेल को अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि महल का झुकाव किस तक रहेगा, इस पर भी अभी सभी की निगाहें, क्योंकि देवव्रत सिंह की दोनों पत्नियां भी टिकट की मांग कर रही हैं। इधर जनता कांग्रेस इन दोनों में से किसी एक को टिकट दे सकती है। हमारे प्रत्याशी उससे मजबूत आएंगे और इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे कार्यकर्ता, क्षेत्र के जनता दोनों का उत्साह और उसके साथ में मन बना करके बैठे हुए हैं कि इस चुनाव को हम अच्छे से लड़ेंगे। अनुकूल परिस्थिति है और बीजेपी जीत के आएगी। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल भले ही गुणागणित में लगे हों, लेकिन राज परिवार एक ऐसा फैक्टर है जिसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ना मुश्किल भरा हो सकता है। वो भी तब जब देवव्रत सिंह की दोनों रानियां चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रही हों। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस और बीजेपी इस चुनौती से कैसे निपटेगी। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। खैरागढ़ के उपचुनाव की जंग लगातार जारी है। कांग्रेस ने एक महिला उम्मीदवार को सामने लाकर निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस के बीच एक डर और भय भी पैदा कर दिया और कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही कि महिला उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी सामने उतार सकती है, क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से भी बात सामने आ रही कि पद्मा सिंह लगातार दबाव बना रही कि उन्हें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ वहां से उम्मीदवार बनाए। देखिए, अभी तक चौथा उपचुनाव है, 3 उपचुनाव लगातार कांग्रेस जीतती आई है। उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद क्या ये जीत का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है मधुकर जी आपका। मेरे साथ मौजूद हैं केदार गुप्ता जी, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं राज्य कृषक कल्याण बोर्ड के, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मधुकर जी के पास। मधुकर जी, खैरागढ़ उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। कोमल जंघेल, लोकेश्वरी जंघेल और विक्रांत सिंह, ये 3 का नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आ रहा है। जनता कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये उपचुनाव निश्चित तौर पर सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 उपचुनाव वो जीत चुकी है, चौथा उपचुनाव, और कहीं ना कहीं लोग, अगर विधानसभा की बात करूं, 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ये उपचुनाव जीतना कांग्रेस के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी तैयारी भी हो चुकी। कल बृहद पैमाने पर बड़े नेता मौजूद रहेंगे जब वहां पर यशोदा वर्मा अपना नामांकन करेंगी, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। इस खैरागढ़ उपचुनाव की जंग को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए आदित्य जी, ये जो उपचुनाव हो रहा है ना, ये इसमें कांग्रेस ने तरह से पहली तो जो इनिंग की है, कांग्रेस को इसका श्रेय तो देना पड़ेगा कि कांग्रेस ने एक बहुत अच्छे उम्मीदवार का चयन किया है। देखिए, एक तो महिला है,
दूसरा वो सक्रिय महिला कार्यकर्ता है, उनके पति भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो प्रारंभिक तौर पे तो आप इसे मान सकते हैं कि कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में एक तरह से बाजी मार ली। कोई असंतोष भी कांग्रेस में नहीं उभरा और मुझे नहीं लगता कि कोई उभरेगा, क्योंकि उनका जो चयन हुआ है, कोई जैसा राजनीतिक दलों में होता है गुटी बातें होती हैं, वो सब उनके साथ नहीं है। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी हैवी वेट को वहाँ से टिकट देती है तो निश्चित तौर पे मुकाबला बहुत अच्छा होगा। राज परिवार में वहाँ कलह है, सबको पता है। अब राज परिवार के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। टिकट भी उन्होंने जानकारी मिली कि कांग्रेस से भी मांगा था, शायद उनको वहाँ से निराशा हाथ लगी, तो अब उनका प्रयास होगा कि जोगी कांग्रेस से उनको टिकट मिल जाए। देखिए, जोगी कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। अजीत जोगी जी के गोलोक गमन के बाद ये पार्टी एक तरह से बिखर सी गई है और स्वर्गीय देवव्रत जी जो वहाँ से विधायक रहे, जिनके निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, वो स्वयं बड़े खिन्न थे इस पार्टी से। बीच में तो ये भी बात आई कि वो शायद कांग्रेस में पुनः शामिल हो जाए, और मैं आपको बताऊं मेरी तो उनसे बात भी होती थी। वो तकनीकी तौर पर जरूर कांग्रेस के साथ, क्षमा कीजिएगा, जोगी कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन उनका जो एक आत्मीय भाव था वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनकी पैतृक पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत एक तरह से कहिए सर माथे लगाया। ठीक है, वो परिस्थितियों बस जरूर वहाँ चले गए थे। एक बात और मेरे जहन में आती है, हालांकि ये भविष्य में के घर में है, अभी एक आप नामक पार्टी जिसने पंजाब में अपना करिश्मा दिखाया, अभी उनके नेता छत्तीसगढ़ में भी आए थे और छत्तीसगढ़ में भी कुछ एक तरह से झंडारोहण शुरू हो गया है। स्वाभाविक तौर से एक ये हो सकता है कि वो पार्टी भी कहीं मैदान में आए, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएगी, मुझे नहीं लगता। लबोलुआब ये है कि एक दो दिन की बात है, एक दो दिन में भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी को घोषणा कर देगी। तो ये जो मुख्य जो एक तरह से कहिए समर में जो मुख्य विपक्ष, जो मुख्य पार्टियां होंगी, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही होगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए छत्तीसगढ़ में पराजित जरूर हुई है, सीटें उसकी बहुत कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एकदम कमज़ोर हो गई है, ऐसा आकलन करना भी मेरा ख्याल है बहुत एक समीचीन नहीं होगा, बहुत प्रासंगिक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में निश्चित तौर पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अन्य पार्टियां, जैसे मैंने कहा कि अन्य पार्टियों का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ असर नहीं है। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी होंगे जिनको आप वोट कटवा कह सकते हैं आप बोलचाल की भाषा में, पर कांग्रेस यहाँ सशक्त है। भारतीय जनता पार्टी भी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में है। 3.5 वर्ष का एक कार्यकाल के विकास की बातें होंगी कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी से ये होगा कि हमारा 15 वर्ष का कार्यकाल कैसा था और आपका कैसा। कुल मिलाप करके जो तापमान, मौसम का भी तापमान जो रहेगा वो भी गर्म रहेगा और राजनीति का भी तापमान खैरागढ़ में गर्म रहेगा। लेकिन अभी तो एक शुरुआत जो कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा चयन किया है, एक महिला है, वो ओबीसी से आती हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। गुप्ता जी, कांग्रेस ने शुरुआती बाजी तो मार ली है, पहला उम्मीदवार भी उन्होंने डिक्लेयर किया, महिला भी है, 3 उपचुनाव लगातार वो जीती है, लेकिन हर उपचुनाव में और लगातार पूरा बजट सत्र भी हमने सुना, लगातार नाकामियां भी गिनाई भारतीय जनता पार्टी ने सदन के भीतर। और इस बात में बोलने में कोई गुरेज नहीं कि बहुत बेहतर तरीके से विपक्ष की भूमिका इस बार बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी की दिखी, क्योंकि चर्चा से वो भागे नहीं है, चर्चा में भाग लिए हैं। ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए भी। विक्रांत सिंह, गोमल जंघेल, लोकेश्वरी जंघेल, किसी को भी टिकट मिले, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की साख भी दांव पर है, क्योंकि खैरागढ़ उनके प्रभाव का इलाका माना जाता है। केदार जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमारे कार्यकर्ता, जैसे हम कहते हैं, कैडर बेस्ड हैं, तो टिकट किसी को भी मिले, निश्चित रूप से वर्तमान में जो भूपेश की कांग्रेस की सरकार है, ये सब तरह पूरी तरह से असफल है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा पैमाना आप देखें कानून व्यवस्था, और जब यहाँ पुलिस वालों की हत्याएं होने लगे, आप देखिए विकास शर्मा का महासमुंद का जो प्रकरण है, वो गांजे तस्करों को पकड़ते थे और दिल्ली से भी किसी गांजे तस्कर को पकड़ कर लाए थे और एक उनकी दहशत थी क्षेत्र में। ऐसे मैं कहूंगा जाबाज अधिकारी को, जो कि चीजों को कंट्रोल में रखते थे, उनकी सारे लोगों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक एक गिरोहबाजी के तहत उनकी हत्या कर दी। क्या हो रहा है प्रदेश में? रेत माफियाओं को पकड़ने एक हवलदार गए तो उन्हें चाकू घोंप दिया गया। तो आखिर क्या पुलिस की सुरक्षा के लिए यहां कोई पुलिस लगानी पड़ेगी? यहां तक
महिलाओं के रैप की बात करूं तो जशपुर क्षेत्र में प्रतिदिन 3 हो रहे हैं, साल में 1095 का आंकड़ा आया है। तो कौन सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले स्वयं सुरक्षित नहीं है, रेत माफिया, दारू माफिया, कितने की बात कर ले हम, पूरा माफिया चल रहा है। कहीं पर सरकार दिखाई नहीं पड़ती है। आप देखें आज सुकमा में जिला कलेक्टर को घेरने के लिए हजारों और मैं कहूंगा भीड़ जो दिख रही थी तो लाखों लोग कलेक्टर के हटाने की मांग कर रहे थे, असंतुष्ट है, पर कोई सुनवाई नहीं। आदिवासी भाइयों की सुनवाई नहीं, पुलिस कर्मचारी सुरक्षित नहीं है और माफिया चारों ओर सक्रिय। तो आखिर सरकार कर क्या रही है? अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो अर्थव्यवस्था में 61,000 करोड़ 3.5 साल में लोन ले लिए। ये कहते हैं किसान भाइयों के लिए, मैं कहता हूं ठीक है, किसान भाइयों को 12,000 करोड़ का आपने लोन माफ किया, 61,000 करोड़ किसानों के नाम से ले रहे और भ्रष्टाचार कर खुद खा रहे हैं। 61,000 करोड़ में माइनस कर दीजिए 12,000 करोड़, कितने बच गए? क्या किया 49,000 करोड़ का? वो तो नहीं गए किसान भाइयों के पास। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरी सरकार पूरी तरह से विफल है और मैं समझता हूं कि जनता इस बात को समझ ली है। प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से सरकार असफल है और प्रदेश की जनता तैयार है इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। सुरेंद्र जी, यूपी में छत्तीसगढ़ मॉडल तो चल नहीं पाया। पूरी सरकार 2 महीने वहां पर डेरा डाल के बैठी थी, लेकिन महज 2 सीटें वहां पर मिली। अब चूंकि प्रियंका गांधी के साथ लंबा समय वहां पर मुख्यमंत्री ने बिताया, कांग्रेस पार्टी ने बिताया, तो शायद लड़की हूं लड़ सकती हूं कब फंडा यहां भी अपनाया जा रहा है। एक महिला को आपने टिकट दिया, 3 उपचुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां और अब की परिस्थितियां काफी अलग है। किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे? देखिए नामदेव जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं या प्रियंका जी की जो प्रयास है, अगर आप उसको कहेंगे कि उस एक चुनाव परिणाम से हम उसको खारिज कर दें तो ये कभी बहुत जल्दबाजी होगी। देश की आज़ादी के लिए जिस समय 1857 में कभी कहा गया कि देश को आज़ाद करना है, तब भी लोगों को लगा होगा कि यह असंभव वाली बात है। आज तो हिंदुस्तान में महिलाएं काफ़ी तादाद में हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, पढ़ी लिखी हैं और हर तरह से सक्षम हैं और वो लड़ सकती हैं निश्चित रूप से। और आने वाले समय में आपको इसके परिणाम भी दिखेंगे। हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, चुनाव की अलग पृष्ठभूमि होती है, अलग मुद्दे होते हैं, अलग नारे होते हैं। उन परिस्थितियों में चूंकि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता का दावेदार नहीं माना, इसलिए हमको जो वोट का ध्रुवीकरण हुआ उसका लाभ हमको कांग्रेस को नहीं मिला। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के या छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास या माननीय प्रियंका गांधी जी के प्रयास जो है खारिज हो चुके हैं। आने वाले समय में उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अभी हमने एक महिला को, और सिर्फ महिला होने के नाते उसको हमने टिकट नहीं दिया है, वो सरपंच भी रही हैं, वो जिला पंचायत की सदस्य भी रही हैं, संगठन का अनुभव है, अभी वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की सदस्य हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं, गरीब मतलब सामान्य परिवार से आती हैं और सामान्य व्यक्ति के प्रतिनिधित्व करती हैं। कांग्रेस चाहती है कि राजनीति और सत्ता जो है सामान्य लोगों के हाथ में जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सबकी भागीदारी बने। हमारे मित्र केदार गुप्ता जी ने कांग्रेस की बहुत सारी बातों को, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम है, उनको आलोचना तो करना ही चाहिए, मगर इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र सरकार है जो किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है। 9,000 रुपये प्रति एकड़, मतलब आप समझ लीजिए इसमें सीलिंग नहीं है, न ब्राह्मण, न ठाकुर, न छोटा, न बड़ा, न 1 एकड़, न 5 एकड़, न 10 एकड़। इसमें जिसके पास जितनी जमीन है वो पंजीयन कराता है, उसको 9,000 रुपये एकड़ मिलता है। और जो आदमी सुगंधित धान की खेती करता है, मक्का की खेती करता है, गन्ना की खेती करता है, कपास की खेती करता है, वो पंजीयन कराता है तो राजीव गांधी योजना के अंतर्गत उसको 10,000 रुपये की राशि मिलती है। आज पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के जेब में डाला है। अब हमारे मित्र कूद पड़ेंगे तो बाकी पैसा तो केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार का पैसा बाकी पैसा है तो क्या केंद्र सरकार अपने जेब से दे रही है क्या? छत्तीसगढ़ की जनता को यहाँ के लोगों ने जनादेश दिया है। नहीं, हम जेब से नहीं दे रहे हैं। हमने कहा कि हमने किसानों के जेब में पहुंचाया, हमने कहा किसानों के जेब में पहुंचाया, और किसानों के जेब में जो पैसा पहुंचा है उसके वजह से छत्तीसगढ़ का व्यापार और उद्योग जो है उन्नति कर रहा है। 2 रुपये, थोड़ा और सुन लीजिए, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने वाली एकमात्र सरकार है। देश के प्रधानमंत्री को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ा
कि उत्तर प्रदेश और देश की अन्य जगह की समस्याओं को हल करने के लिए आखिर हमको भी गोबर खरीदना ही पड़ेगा। वो केंद्र के माननीय मोदी जी 6,000 रुपए किसानों को सम्मान राशि देते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे छाती फूलों के कहते हैं कि हम बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। हमारी सरकार तो भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए से वार्षिक रूप से मदद कर रही है। इन मुद्दों पर जाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे और मैं चुनौती दे रहा हूं। मधुकर जी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता कि जब कांग्रेस की पूरी तरह से लहर थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से माहौल था, उस समय भी देवव्रत सिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। हालांकि अंतर बहुत कम था कोमल जंगील के साथ, लेकिन फिर भी वो जीते। महल के दबदबे को आप इंकार नहीं कर सकते। लोधी वोटर निश्चित तौर पर वहां पर निर्णायक हैं, लेकिन महल किस तरफ घूमेगा? हालांकि दोनों पत्नियों की आपस में जंग है, निश्चित तौर पर उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ फिलहाल तो नजर आ रहा है, लेकिन महल का वोट परसेंटेज किधर जाए? क्योंकि देवव्रत सिंह का अभी निधन हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं आम जनता की एक सहानुभूति वोट किस तरफ काम करेंगे, ये भी बड़ा फैक्टर हो सकता है चुनाव में। देखिए आदित्य जी, महल का प्रभाव तब तक रहता है जब तक कि महल का अधीश दुनिया में रहता है। कई प्रसंग हैं, यहाँ विस्तार से बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, कि लोगों ने नकार दिया, यानी भावना में लोग नहीं बहे, और जिसको आप सहानुभूति की लहर बोलते हैं, वो लहर भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई। ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। खैरागढ़ राजभवन में की अगर बात की जाए तो राजभवन में एक तरह से कहिए विखंडन है, वहाँ एकता नहीं है। उनकी 2 पत्नियां थीं, विवाद की स्थिति है, बहनें अलग दावा ठोंक रही हैं, संपत्ति का भी विवाद शुरू हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि महल जो है एक ऐसा पैमाना होगा कि लोग बिल्कुल महल के प्रति अपनी आस्था जताते हुए और टूट पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता। मैं एक तटस्थ व्यक्ति के तौर पे बात करता हूँ, सोचता भी हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि कई बार सहानुभूति की बातें होती हैं, सहानुभूति की लहर भी कई बार चल जाती है। लेकिन अगर खैरागढ़ के संदर्भ में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ऐसी सहानुभूति की लहर चलेगी जो प्रभावित कर पाएगी, नंबर 1। दूसरी बात ये कि आखिर वहाँ क्या कोई प्रत्याशी आएगा क्या जिसको आप महल का नुमाइंदा कह सकते हैं? क्या जोगी कांग्रेस उनको टिकट किसी सदस्य को देगी? फिर वो सदस्य का मापदंड, सदस्य का वो क्या होगा, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि महल कोई बहुत बड़ी भूमिका वहाँ निभा पाएगा, और महल पर एकदम लोग आस्था व्यक्त करते हुए और कांग्रेस पार्टी को नज़रअंदाज कर देंगे या भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से नकार देंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरा अनुमान है। जी, अभी तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इसके पहले भी उपचुनाव हुए हैं। इसी बात को लेकर, भ्रष्टाचार का मामला, रेत उत्खनन को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, तमाम मुद्दों को लेकर जनता के पास आप गए हैं। उपचुनाव, लेकिन हर उपचुनाव में कांग्रेस पर ही जनता ने मुहर लगाई है। ये उपचुनाव किस तरह से डिफरेंट देख रहे हैं आप बाकी उपचुनाव से, कि इसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी जो 3 चुनाव से नहीं मिल पाई? देखिए, समय रहते रहते बहुत सारी चीजें जनता के दिमाग में साफ हो चुकी हैं और वो बहुत अच्छे से देख रहे हैं। जैसे मैंने उल्लेख किया, अगर किसी पुलिस वाले के ऊपर आक्रमण होता है तो बहुत ही निंदनीय है और जनता घबरा जाती है कि रक्षक को ही लोग मार रहे हैं, गुंडे बदमाश मार रहे हैं, ये विषय है। दूसरी बात है कि 11 लाख प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिलने वाले थे। छत्तीसगढ़ के 11 लाख लोगों को मकान मिलते, एक परिवार में 4 लोग हैं, मतलब 44 लाख लोगों का रैन बसेरा बनता। उसको मुख्यमंत्री जी ने लागू ही नहीं किया, उसका अंशदान दिया ही नहीं। अगर आप 1.5 लाख रुपए, 1,45,000 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार को मिलता तो 9,000 रुपए से तो 15-20 गुना ज्यादा है ना। आप 9,000 देख करके ताली ठोक रहे हो और उसका 1,35,000 रुपए पाकिट मार रहे हो। मैं पाकिट मारना से यह शब्द उपयोग करना चाहता हूं। निश्चित रूप से उस गरीब का आशियाना बन जाता, घर बन जाता, उसको 9,000 रुपए टिका दिए और उसका 1,35,000 रुपए मार दिए। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी गरीबों की सेवा है? इस स्पष्ट रूप से अब जनता को दिखाई पड़ने लगा है। आयुष्मान योजना को भरे कोरोना में आपने लागू नहीं किया, उसमें आप राजनीति करते रहे। कोरोना की बात आई कि प्रदेश में आप लगाइए मुख्यमंत्री जी, तो उसको भी जातों में बांट दिया। ये जात पात की राजनीति क्या है? आखिर ये टिकट भी किस आधार पर बटा है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। जनता बहुत स्पष्ट रूप से देख रही है।
भारतीय जनता पार्टी जात पर न पात पर इस बार मुहर लगेगी कमल छाप पर। आप देखिएगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीतेगी और जो गरीबों का प्रधानमंत्री आवास छीना गया है, जो लगातार गरीबों का आयुष्मान योजना में कार्ड में इलाज नहीं हो रहा है, जनता उसका जवाब देगी। 9,000 और 5,000 और 6,000 में कहीं पर 2,500 रुपया आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए। हम आएंगे, हम 30 रुपया देंगे, निश्चित रूप से 30 रुपया देंगे, पर ये पाकिटमारी तो मत करो, गरीबों का नुकसान तो मत करो। 5 लाख आयुष्मान योजना का लाभ होता है, 5 लाख रुपए गरीबों को मिलता, आपने उसे भी खा लिया। अरे आखिर कर क्या रहे हो? और गरीब चिल्लाते हो, किसान चिल्लाते हो, पर आखिर डकैती और पॉकेटमारी का काम कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। जहां तक सवाल है महिला उम्मीदवार आपने चुना, हम आपके महिला उम्मीदवार का स्वागत करते हैं, परंतु क्या हो रहा है ये? वहां भी कहते थे कि लड़की है लड़ेगी, महिला है लड़ेगी। अरे भाई निश्चित रूप से लड़ेगी, पर खाली एक व्यक्ति को टारगेट करना, महिलाओं को टारगेट करना, क्या पुरुष कांग्रेस में नेतागिरी के लायक नहीं रह गए क्या? मैं ये नहीं कहता कि उनको टिकट दे के आपने गलती की, मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, पर एक ही लाइन में चल रहे। और मुख्य पर्यवेक्षक थे माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के, यूपी में मुख्य पर्यवेक्षक थे। 5 सिलेंडर दूंगा, 50 लाख रुपए वहां के किसानों को मुआवजा देते थे अगर उनका मृत्यु हो गई तो, और यहां पर 4 लाख रुपया दिया। अभी एक किसान की मृत्यु 4 लाख रुपया, क्या है ये? अन्याय नहीं है? दूसरे प्रदेशों में जाके आप छत्तीसगढ़ का पैसा बांट रहे हैं और यहां पर लोन लो के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप मनरेगा में देखिए, अभी विधानसभा में बात चल रही थी तो माननीय टीएस सिंहदेव जी ने 15 लोगों को निलंबित कर दिया। आखिर क्या हो रहा है ये? किस लिए हो रहा है? आप विधानसभा में आपके मंत्री ही आपको घेर रहे हैं और आप जवाब देने की स्थिति में नहीं हो। किस मुंह से आप वोट मांगने जाओगे? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निश्चित तौर पर सुनील शर्मा जी काफी ज्यादा रिव्यू करने की जरूरत है। अभी पिछले 6 महीने से काफी ज्यादा स्थिति खराब हो रही, इसमें कोई दो मत नहीं है। ई-केवाईसी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना पड़ा, तब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपने अपडेट कराने की बात की, और निश्चित तौर पर जो केदार गुप्ता जी ने बोला है गरीबों का आवास, ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें साफ तौर पर यही कहा आपकी सरकार ने कि प्रधानमंत्री का नाम क्यों है उसमें, जब हम शेयर दे रहे हैं तो इसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं होना चाहिए। ये वो सब चीजें जो गरीबों को सीधे तौर पर इफेक्ट करती है, आम जनता को सीधे तौर पर इफेक्ट करती है, और मुद्दों की कमी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, कमी नहीं है, विपक्ष में लगातार रही है और लगातार 3 साल से अब जो है पिछले 6 महीने से एग्रेसिव तौर पर भी नजर आ रही है। ये उपचुनाव उतना आसान आपके लिए भी नहीं रहने वाला। इन सब मुद्दों से कैसे निपटेगी कांग्रेस? देखिए आदित्य जी, सबसे मुख्य बात यह है, मुद्दों की कमी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, मगर विश्वसनीयता की कमी है। दरअसल में 15 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। आपको याद होगा कि एक एसपी आत्महत्या कर लेता है बिलासपुर में, पत्रकार की हत्या होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि झीरम जैसा मामला होता है। कल परसों ही विधानसभा में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उस समय के तत्कालीन पुलिस वाले ने स्वयं अपनी गलती से 22 लोगों को वहां मदनवाड़ा में मरवा दिया। तो इस तरह की जो इनके 15 साल की जो कारकर्दगी है, तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे कैसे बोलेंगी? अगर आप एक उंगली हमारे तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपके तरफ जाती हैं। देखिए सुरेंद्र भैया, झीरम घाटी के बारे में आप कैसे बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो कहते थे झीरम के सबूत जेब में रख के घूम रहा हूं। मैं आलोचना नहीं कर रहा उनकी, उन्होंने स्वयं कहा था, पेपर में 4 कॉलम के समाचार थे और आपको भी याद होगा। और बड़े दुख की बात है, आप झीरम में थे और झीरम की चीजों को आप अच्छे से जानते हैं कि आखिर वो हेलीकॉप्टर में कौन उड़ रहा था, किसको बचाना चाहते हैं, किसके भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बच पाएगी। मैं आज पूछ रहा हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी कभी मुक्त नहीं होगी। बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब माननीय आप कितना भी सीखिए, कितना भी चिल्लाइए, और मैं भी चुनौती दे रहा हूं ना कि आने वाले चुनाव में, खैरागढ़ के चुनाव में जब आपकी पराजय होगी तो आप स्वीकार करेंगे फिर मैंने आपको नकार दिया है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष से जब नहीं कहा था कि झीरम के सबूत मेरे जेब में, अब कहां है वो? अरे मैं तो ये कह रहा हूं आप टाइम पास कर रहे हैं, तमाम रिपोर्ट और न्यायालय का फैसला किसके पक्ष में आ रहा है, इसको देखिए ना। आपके चिकने चिल्लाने की बात नहीं बनेगी। बात यह है कि आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने इसीलिए 14 सीट तक पहुंचाया है और आप उसमें में ही रहेंगे। आपका भविष्य इतना ही रहेगा छत्तीसगढ़ में, कैसी हिंदुस्तान में चाहे कुछ भी हो, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना ही रहेगा। से काम नहीं चलने वाला, जनता समझती है। मैं फिर से पूछूंगा, एसआईटी गठित कर रहे हैं तो जेब के सबूत निकाल के अब देंगे क्या? हमें दुख है, हमारे कांग्रेसी भाई, हम विपक्ष में हैं, भाजपा के हैं, पर हत्या तो हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं की हुई, भले वो कांग्रेस के हैं, हमें दुख होता है।
पर ये क्या है आखिर? ये जांच खेल खेल के आप झीरम का पूरा अचार बना दिया आपने। आपकी सरकार है, आप कुछ करना नहीं चाहते। इसका कौन जवाब देगा? कैसे आप क्या प्रतीक्षा देखें? कैसी प्रतीक्षा देखें? हमारे कांग्रेसी भाइयों की हत्या हुई और आप आज तक जेब में सबूत लिए घूम रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। 12 अप्रैल को उपचुनाव है, निश्चित तौर पर 16 अप्रैल को जब नतीजे आएंगे तो बेहद साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की 3 साल के कामकाज पर जनता मुहर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आरोप लगा रही है, निश्चित तौर पर बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ खैरागढ़ की जनता जाती है? इंतजार करना होगा 16 तारीख का। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।